स्पेक्ट्रम आपको लिखना नहीं है, आपको मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लिखने में टाइम स्पेंड नहीं करते। समझ में अगर नहीं आएगा तो आप पूछिए खाली बस। स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम है क्या? व्हेन अ रेडिएशन इज पास थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप और प्रिज्म, जब भी आप एक प्रिज्म या फिर कोई स्पेक्ट्रोस्कोप है उसमें कोई रेडिएशन या लाइट पास करते हैं, फॉर द डिस्पर्जन ऑफ द रेडिएशन द पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पैटर्न, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। जैसे आपने अगर लैब में कभी आप देखिएगा, आपको प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाएगा, इधर आप क्या करते हैं, इधर आप स्क्रीन लगाते हैं और इधर साइड से हम कोई लाइट सोर्स रखते हैं, लाइट सोर्स इस प्रिज्म के ऊपर आप इंसिडेंट करते हैं, तो ये क्या करता है, लाइट को इस तरह से अलग अलग कलर्स के फॉर्म में स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेगा। लाइट आपको यहाँ पर कई डिफरेंट कलर विबग्योर के फॉर्म में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पे कलर दिखते हैं, दिस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आपने कभी प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया है लैब में? नहीं सर। तो फिर आपको अभी थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। अगर एक्चुअली आपका जो 10th क्लास है वो तो कोरोना में कोलैप्स हो गया है, नहीं तो थोड़ा बहुत स्कूल में लैब होता तो आपको सीखने को जरूर मिलता। बट एनीवे, होपफुली आपका बाय द एंड ऑफ द ईयर शायद सब कुछ चीजें नॉर्मल आ जाए तो आपको लैब जाने को मिले। फिजिक्स की लैब में आपको ये करवाया जाएगा। ये डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के एक्सपेरिमेंट होते हैं लाइट के, फिजिक्स में उसमें आपको आता है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर जो आपको इमेज मिलती है, इसी इमेज को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम कितने तरीके का होता है? स्पेक्ट्रम बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको याद होगा मैंने बोर्स मॉडल में आपको दो तरह की चीजें बताई थी, एमिशन ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने से हायर लेवल के, हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, और उस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में जंप करता है, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसी स्पेक्ट्रम का जो इमेज आपको मिलता है, सॉरी उसी एमिशन का जो इमेज मिलता है, उसी इमेज को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम मिलेंगे, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। फिर जब आप एमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे फर्दर आपको थ्री टाइप्स के क्लासिफिकेशन मिलेंगे, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ये उनके साइज और उनके बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन में भी आपको लाइन एंड बैंड, ये दो तरह के स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे वन बाय वन एक एक स्पेक्ट्रम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है, एमिशन स्पेक्ट्रम। we have taken here emission of spectrum, emission spectrum। तो emission spectrum में देखिए आपका किस तरह से मूव करेगा, when the radiation emitted from the incandescent source, from the candle, sun, tube light, burner, bulb, or by passing electric discharge through a gas at low pressure और बाय हीटिंग सम सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर आपको इतने सारे सोर्सेस दिए गए लाइट के जहां से रेडिएशन एमिट हो सकता है, इज पास्ड डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म, देन रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, देन द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम को भी थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, कॉन्टिन्यूअस, लाइन और बैंड। एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस वाला स्पेक्ट्रम और लाइन और बैंड ये सब काफी क्लोज टर्म है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, तीनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। एमिशन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, ये एक प्रिज्म होता है ट्रायंगल के शेप का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का होता है, इसमें जब हम नैरो बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो इट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड विबग्योर, लाइक दिस। तो आपको देखिए ये अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक कलर के बाद जस्ट दूसरा कलर, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके दिखे, कहीं पर कोई गैप नहीं है। ऑल आर कॉन्टिन्यूअस, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस। सारे इमेज जो आपको मिल रहे हैं विदाउट एनी गैप, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल रहे हैं, तो वी कॉल्ड इट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। किसी के पास कोई डाउट है इसमें? चलिए, इसके बाद आता है लाइन स्पेक्ट्रम। ऊपर हमने कॉन्टिन्यूअस देखा था, अभी यहाँ पे लाइन। व्हेन एन एटॉमिक गैस इज रेस्ड टू incandescent सोर्स और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इट फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देन गिव्स इट आउट एज रेडिएशन। पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बाद में एनर्जी एमिट करता है। ऑन एग्जामिनिंग दीज रेडिएशंस थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप, a spectrum is obtained which have well-defined lines and each corresponding to a definite wavelength, and these lines are separated from each other by dark space, and this type of spectrum is called line spectrum। अब यहाँ पर देखो, एक कोई सोर्स है जहां से इस पे लाइट डाली गई प्रिज्म के ऊपर, और आपको ये स्क्रीन पे लाइट मिलेगी। ऊपर देखिए, आपको सारे कलर विदाउट कोई ब्रेक मिल रहे थे, कोई बीच में ब्रेक नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एक लाइन आएगी, ठीक है, उसके बाद ब्रेक होगा, फिर लाइन आएगी, फिर ब्रेक होगा, लाइन आएगी, फिर ब्रेक होगा। तो ये लाइन के फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलता है स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और हर एक लाइन की अपनी एक डेफिनिट वेवलेंथ होती है, अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। आगे जाके हमें इसी लाइन स्पेक्ट्रम को भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अब इस लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा, कुछ नोट्स हैं। नो टू एलिमेंट्स विल हैव आइडेंटिकल लाइन स्पेक्ट्रम since no two elements have identical energy level. Therefore, the line spectrum of elements are described as fingerprints different from each other like the fingerprint of the human being। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, जो फिंगर प्रिंटिंग देखा है ना, लोग लेते हैं डिटेक्टिव वगैरह, जो डिटेक्ट करते हैं कि फिंगरप्रिंट मैच करते हैं ना, वो सारा इसी स्पेक्ट्रम की टेक्निक से ही होता है। तो फिंगरप्रिंट क्यों एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है, क्योंकि किसी भी एक पर्सन का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे पर्सन के फिंगरप्रिंट से कभी भी मैच नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी बॉडी हैज अ डिफरेंट एनर्जी लेवल, और डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा तो डिफरेंट डिफरेंट आपको वहां पर लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट एनर्जी वाली। यही प्रिंसिपल वर्क करता है आपका फिंगरप्रिंटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंस लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द एमिशन ऑफ एनर्जी through the atoms of the element, therefore the line spectrum is also called atomic spectrum। ये लाइन स्पेक्ट्रम हमें आगे जाके और डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए जितनी इंफॉर्मेशन बताई है, इनमें कोई आपके दिमाग में कहीं पर भी कुछ डाउट, कोई क्वेरी आपके मन में आ रही हो? नो डाउट, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास, नेक्स्ट है एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। थर्ड टाइप का, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रम हमको बैंड के फॉर्म में मिलेंगे। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ गैस इज यूज्ड, it first absorb energy for not only electron transition but for the rotational, vibrational and translational, then emits radiation। और फिर on examining these radiation through a spectroscope, a spectrum is obtained on the screen, which are a group of closely packed line are called band। Therefore, this type of emission spectrum is called as emission band spectrum, and by bands are separated from each other by dark space। जैसे आपके सामने ये व्हाइट कलर जो दिख रहा है ना, ये एक बैंड है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डार्क स्पेस है, फिर एक बैंड आया, फिर एक बैंड है, और फिर डार्क स्पेस, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक बैंड आएगा और बैंड से दूसरे बैंड के बीच में डार्क स्पेस आएगा, इसीलिए इसको बैंड स्पेक्ट्रम बोला गया। लाइन और डार्क स्पेस होता है तो हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
ठीक है, और अगर कोई स्पेस नहीं होता है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम में ब्लैक डार्क स्पेस रहता है, बट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई स्पेस नहीं रहता है। तो ये थे आपके एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे काम का आपके लिए है एमिशन का लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि अभी हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? व्हेन व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू अ सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस और गैस, देन analyzed by spectroscope, it is observed that some dark lines are obtained in otherwise continuous spectrum. This type of spectrum is called absorption spectrum. तो इसको भी आगे जाके वैसे लाइन और बैंड में क्लासिफाई किया गया। तो अभी यहाँ पर जैसे ये बैंड स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपको, यहाँ पर जब एक लाइट डाली गई तो ये आपको जो कलर्ड बैंड मिलेगा, फिर डार्क, फिर बैंड, फिर डार्क, फिर बैंड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो इफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द एटॉमिक गैस, देन ऑब्टेन स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एंड इफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू मॉलिक्यूलर गैस, एटॉमिक गैस में पास किया था, एटॉमिक गैस में, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। और जब हमने मॉलिक्यूलर गैस में पास किया है, मॉलिक्यूलर गैस में, देन द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। ये छोटे छोटे से क्लू और हिंट है, कभी कभी इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर हमने एक एटॉमिक गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। एक मॉलिक्यूलर गैस का देखेंगे तो कैसा दिखता है, बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे क्या थे, हमने स्पेक्ट्रम पहले जाना। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन पास थ्रू दी स्पेक्ट्रोस्कोप और प्रिज्म। सिंपल सी डेफिनेशन है। और वो उसका लुक कैसा हो सकता है? या तो वो बैंड के फॉर्म में होगा या फिर लाइन के फॉर्म में। और जब बैंड और लाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं होता तो हम उसी को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। अगर बैंड और लाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, देन हम उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। तो ये अभी हमने जो देखा है इसको बोला जाता है, इट इज सिंपली कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सॉरी, सिंपली कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए अब आएंगे हम लोग, अब मैंने बताया था आगे जाके हमको इसको डिटेल में पढ़ना है। आगे जाके इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में जब हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि हम लोग एक एटम पिक करेंगे और उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो we have seen earlier that when electromagnetic radiation interact with matter, atom or molecules, it may absorb energy। जब भी हम किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं, इट में एब्जॉर्ब एनर्जी। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसके वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपने से हायर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप कर जाता है। बट वो जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास हमेशा नहीं रहेगी। वो उसको बहुत थोड़ी देर के लिए मिलती है। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने आप को अपने ग्राउंड स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा। उसके लिए वापस वो एनर्जी एमिट करता है। और जब वो एनर्जी एमिट करता है तो हमें एक पूरा एक स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसी लाइन स्पेक्ट्रम को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर पिक कर रहा हूँ हाइड्रोजन का, क्योंकि बोर्स ने सब कुछ हाइड्रोजन के बारे में बताया था, तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ हाइड्रोजन के ही बिहाफ में बात करेंगे। तो यहां से आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती लिखने वगैरह में, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। लेकिन कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है कभी ना कभी एग्जाम में। तो इसको अगर आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या किया जाता है। इफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब अंडर लो प्रेशर
एंड एमिटेड रेडिएशन, जब आप एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हैं हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अंडर लो प्रेशर, तो इट एमिट रेडिएशन, और उस रेडिएशन को एनालाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ. इट इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शार्प लाइंस. It is found to consist of a series of sharp line in the ultraviolet region, visible region and infrared region. वो जो लाइन मिली वो कहाँ की मिली, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मिली, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड. एंड दिस सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज line or atomic spectrum of hydrogen. The lines in visible region can be directly seen on photographic film. द लाइन्स ऑफ विजिबल रीजन, जो विजिबल होंगी उनका कोई एक डेफिनेट कलर होगा जिसकी वजह से वो हमको इस स्क्रीन पे प्रॉपरली दिख जाएंगी. ठीक है, लेकिन जो लाइंस आपकी यूवी और इंफ्रारेड रीजन में होंगी वो हमें दिखेंगी नहीं, वो हमें फील करनी पड़ेंगी. तो ये काफी उसके लिए स्पेसिफिक डिवाइस लगती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने हर एक लाइन को ऑब्जर्व किया था, आगे जाके उनको भी हम लोग देखने वाले हैं, बस उसी की तरफ जा रहे हैं. तो each line of spectrum correspond to a light of definite wavelength. The entire spectrum consists of 6 series of line. The entire spectrum consists of 6 series of line, and each series known after their discoverer as the Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fund एंड हम्फ्री. अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो आपको टोटल 6 कैटेगरी ऑफ लाइन मिलेगी, 6 सीरीज ऑफ लाइन मिलेगी, और उन सीरीज को जिसने डिस्कवर किया था उन्हीं के नेम से उन सीरीज को रीनेम कर दिया गया. तो सीरीज थी कौन कौन सी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज. टोटल 6 सीरीज हैं. And the wavelength of all these series can be expressed by a single formula which is named as Rydberg formula, which is named as Rydberg formula. The wavelength of all these series, the wavelength of all these series can be expressed by a single formula which is attributed as Rydberg formula. तो रिडबर्ग फॉर्मूला देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये पैराग्राफ चाहो तो आप बाद में लिख लेना, बट ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए क्योंकि अभी क्वेश्चन करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार. 1/λ इज व्हाट, वेव नंबर. वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, इसमें मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर भी कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर. अब यहाँ पर n1 क्या है, n2 क्या है, r क्या है और z क्या है वो समझते हैं. देखिए यहाँ पर ये जो रो ये है न्यू बार, दैट इज वेव नंबर, लैम्डा इज वेवलेंथ, दिस r इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, दिस r इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट. आप इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देख लीजिए, रट लीजिए, 1.10967 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे. और यहाँ पर ये n1 और n2 क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, n1 n2 क्या है, एनर्जी लेवल्स. n1 n2 बिलोंग्स टू एनर्जी लेवल, जहां से इलेक्ट्रॉन या तो जंप करेगा या तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा या तो वापस वहां पर जाएगा. और इनमें ध्यान रखिएगा कि ये जो n1 n2 होते हैं इनमें से n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1. दिस इज फॉर एमिशन. अगर वहां पर एमिशन हो रहा है, ये एमिशन का ही स्पेक्ट्रम है, इसीलिए n2 विल बी ग्रेटर देन n1 होगा. यानी n2 इज हायर एनर्जी लेवल एंड n1 इज लोअर एनर्जी लेवल.
तो ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। Here R is Rydberg constant and Z is atomic number, N1 N2 energy level है, where N2 is greater than N1, lambda wavelength, nu bar is wave number। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। चलिए फॉर्मूला नोट हो गया। फॉर्मूला नोट हो गया तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नोट हो गया हो तो फिर आगे बढ़िए। अब देखिए, अब वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखिए दिखता कैसा है, ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ये सबसे नीचे जो दिख रहा है, दिस इज ग्राउंड लेवल, एन इज इक्वल टू 1, फिर 2 3 4 5 6 से लेके एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक लाइन होती है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ लाइन ऐसी है जो 1 पर रिसीव हो रही है, कुछ लाइन ऐसी हैं जो 2 पर रिसीव हो रही है, कुछ है जो 3 पर रिसीव हो रही है, कुछ लाइन 4 पर रिसीव हो रही है, कुछ 5 पर और कुछ 6 पर। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम हायर लेवल से। तो जो लाइन n इज इक्वल टू 1 पे रिसीव हो रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइमन सीरीज। उन लाइंस को क्या बोल रहे हैं? लाइमन लाइंस। और उन ग्रुप ऑफ लाइंस को बोल रहे हैं लाइमन सीरीज। और इन सारी लाइट का जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखा गया तो ये सारी लाइन हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिख रही थी। ये सारी लाइन हमें कहां पर दिख रही थी? अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिख रही थी। फिर ऐसे ही जब देखा गया बामर सीरीज की लाइन को, तो बामर सीरीज की लाइन हमें विजिबल रीजन में मिलती है। फिर थर्ड पास्चन मिलती है जो इंफ्रारेड है, फिर ब्रैकेट फोन हम्फ्री, ये सब इंफ्रारेड रीजन में लाइंस हमें मिलेंगी। तो ये मैंने जो आपके सामने बनाया है, दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। तो इस स्पेक्ट्रम से हमें कुछ कंक्लूजन मिल रहे हैं। आप उन कंक्लूजन्स को कहीं पर अच्छे से लिख लीजिए। ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत जरूरत है, आप अपनी जो बुकलेट दी गई है आपको, आप वहां से रिफर करिए। ये सब डायग्राम वहीं पे दिए हुए, मैंने वहीं से पिक किया हुआ है। आपको कुछ अलग से नहीं करना है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो आप जानिए। इंटरेस्टिंग चीज है कि लाइमन सीरीज और बामर सीरीज, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज को हम लोग अगर देखेंगे तो ये लाइमन सीरीज के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आप लिखते जाइए। सबसे पहले लाइमन सीरीज के लिए N1 और N2 की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे इस स्पेक्ट्रम को, जितनी भी लाइन 1 पर रिसीव हो रही है, कहाँ से? फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से, तो वो सब लाइमन बोली जा रही है। यानी एक चीज फिक्स है लाइमन सीरीज के लिए, क्या है वो फिक्स? N1। सिर्फ क्या वेरी कर रहा है? N2। N2 कैन बी 2 3 एंड 4 एंड टिल इंफिनिटी। तो N1 और N2 की वैल्यू एक आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज आपको इसका, ये कौन से रीजन में होती है? लाइमन सीरीज लाइंस कम्स अंडर अल्ट्रा वायलेट रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टर्म्स में देखा जाए तो लाइमन सीरीज की जो एनर्जी होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। अल्ट्रा वायलेट रीजन। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो आपसे ही पूछता हूं फिर उसके बाद देखिए आप सोच पाते हो कि नहीं। लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए N1 और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? लाइमन की सेकेंड लाइन, उसके लिए N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी? और अगर मैं पूछूं कि लाइमन की लास्ट लाइन, उसके लिए N1 और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या आप लोग कुछ सोच सकते हो? आपके पास कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 फॉर द लाइमन फर्स्ट लाइन? किसी को कुछ भी गैस हो रहा है? देखिए, लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है वो ये है,
और लाइमन की लास्ट लाइन कौन सी है, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो लाइमन की जब फर्स्ट लाइन है N1, तो आपका लाइमन के लिए कभी वेरी नहीं करेगा। सिर्फ क्या वेरी करता है, ये वेरी करता है। तो फर्स्ट लाइन के लिए N2 विल बी 2, सेकेंड लाइन के लिए N1 हमेशा वही रहेगा, सिर्फ N2 विल बी 3। लास्ट लाइन पे जाएंगे तो भी N1 वही रहेगा, सिर्फ N2 विल चेंज टू इंफिनिटी। ये समझ पा रहे हैं आप लोग यहां तक? हाँ सर। तो अभी इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइमन फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, तो लाइमन की फर्स्ट लाइन मैं इसको करके दिखा रहा हूं इसीलिए कि आप लोग घर पे बाकी लाइंस का आपको मैं दूंगा करने के लिए। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ हमको फाइंड करने को बोला गया है। मैंने उसको λ1 लिख दिया। हमने रिडबर्ग फॉर्मूला लिखा, 1/λ=r 1/n1² माइनस 1/n2²। हम यहाँ पर लैम्डा निकालना चाहते थे, कैसे, 1/λ1। आर को आर रहने दीजिए। लाइमन की फर्स्ट लाइन के लिए N1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, N2 की वैल्यू 2 रख दीजिए। इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिए कितना है। ये 1/4, ये 1 में से 1/4 जाएगा, 3/4। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3r/4। तो हम यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, दिस इज 4/3r, है ना। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3r। क्लियर। तो आप चाहो तो इसमें से यहाँ पर इस r की वैल्यू सॉल्व करके रख लो। हमें r आपको मैंने बताया है कितना होता है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। अगर मैं आपसे 1/r पूछूं तो ये क्या आएगा। तो अगर आप इस 1/r को सॉल्व करेंगे, मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, आप इसको कहीं पर अच्छे से लिख लीजिए। लिखिए इसको, 1/r का वैल्यू कितना आता है। ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 911.5 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 होगा, तो वो मैं हटा दूंगा, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू हमें इस तरह से 1/r का वैल्यू मिल जा रहा है। तो क्या हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा यहाँ पर रखिए, कितना आएगा सॉल्व करके बताइए जरा। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, इतना आ जाएगा आपको, 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने लाइमन का फर्स्ट लाइन निकाला। अगर मैं आपसे पूछूं लाइमन का लास्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, लास्ट लाइन का वेवलेंथ, तो उसके लिए N1 क्या हो गया, 1, और N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मैंने उसको बोल दिया है 1/λ∞। तो लैम्डा इन्फिनिटी क्या आ जाएगा तुम्हारा, आर को आर रहने दीजिए, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये टर्म पूरा गायब हो गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास, आर। तो यहाँ से आपको लैम्डा इन्फिनिटी कितना आ गया है, 1/r। और 1/r तो हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व करके निकाल लिया है, 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो आपने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ ये है, और सेकंड लाइन लास्ट लाइन ये है, यानी बाकी की सारी लाइन इसी के अंदर होगी। और ये सारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ये वेवलेंथ किसकी होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन की वेवलेंथ है।
समझ में आ रहा है आपको ये सब जो मैंने अभी आपके सामने किया है? ये फर्स्ट लाइन, हाँ सेकेंड सर। लाइन फाइंड करना, थर्ड लास्ट लाइन फाइंड करना, N1 N2 प्रेडिक्ट करना। इसमें कोई चीज आपको जो कम समझ में आ रही हो, कोई कुछ भी डिस्कस करना चाहता है? लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में क्या याद रखना है? ये याद रखना है N1 और N2 की वैल्यू, और बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलिए, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है? मेनली तो आपकी लाइमन और बामर पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बामर सीरीज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बामर सीरीज। बामर सीरीज में जो N1 और N2 की वैल्यू है वो क्या क्या होती है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2? तो बामर सीरीज में सारी लाइन 2 पर रिसीव होती है, तो N1 तो फिक्स है 2, सिर्फ क्या वेरी करता है? N2। N2 स्टार्ट होता है 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। तो अब इसके बारे में कोई मुझे बताया कि फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन ऑफ बामर के लिए N1 और N2 की वैल्यूज आपको बतानी है। बताइए भाई सभी लोग, सबको बताना है, मैं सबसे पूछूंगा अभी। What are the possible values of N1 N2 for with respect to these lines? चलो सबसे पहले वैष्णवी आप बताओ, what is the value of N1 N2 for Balmer first line? 2 और 3। हम्म 2 और 3। 2 and 3 बिल्कुल सही, करेक्ट। भैरवी आप बताओ सेकेंड लाइन के लिए। 2 और 4। 2 and 4। वैस निर्मित आप बताओ थर्ड लाइन का। 2 and 5। चलिए, आई थिंक सबको पैटर्न समझ में आ रहा है। मैंने ये फर्स्ट 4 लाइन क्यों ली है उसके पीछे एक रीजन है। इन फर्स्ट 4 लाइन को नेम दिया गया है। फर्स्ट लाइन को नेम दिया जाता है, बोला जाता है H अल्फा लाइन, इसको बोला जाता है H बीटा लाइन, और इसको बोला जाता है H गामा लाइन, और इसको बोला जाता है H डेल्टा लाइन। इन लाइंस को नेम दिया गया है H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। और इस लाइन को लिखने के पीछे पर्पस क्या है वो जानिए। इसके पीछे मेन पर्पस था कि फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ बामर सीरीज, first 4 line of Balmer series belongs to visible region। ठीक है, first 4 lines of Balmer series belongs to visible region। and what about other line? Other lines belongs to infrared region। शॉर्ट में हम इसको ऐसे IR लिखते हैं, इंफ्रारेड रीजन। विजिबल के ऊपर होता है इंफ्रारेड। तो सिर्फ ये फर्स्ट 4 लाइंस ही हैं जो आपकी विजिबल होती है बामर सीरीज में। लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट बोल देते हैं कि बामर सीरीज की लाइन विजिबल होती है, लेकिन क्या सारी लाइन विजिबल होती है? नहीं, ओनली फर्स्ट 4 लाइंस आर विजिबल, रिमेनिंग लाइंस आर इनविजिबल। और वो कौन से रीजन में होती हैं? इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। ये बामर सीरीज के रिगार्डिंग ये चीज याद रहेगा आपको। तो ये जो आपके फर्स्ट 4 लाइंस है जिनको मैंने नेम किया है, ये कहां पर होती हैं?
they are in visible region. उनके अलावा बाकी सारी लाइंस आपकी कहां पर होती है? बाकी सारी लाइन इंफ्रारेड रीजन। चलिए, तो ये थी हमारी बामर सीरीज। अब अपना आप घर का होमवर्क लिखे। आपका घर का होमवर्क है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ बामर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन। आपको ये घर से कैलकुलेट करके लाना है। बामर के बाद आता है पास्चेन, पास्चेन सीरीज। तो अब यहां पर हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पास्चेन सीरीज के लिए n1 जो होता है वो 3 होता है, और n2 जो होगा वो 4 से स्टार्ट होता है एंटिल इंफिनिटी। सिंपल, आपको कुछ भी ध्यान खास नहीं लगाना है। और ये लाइन कौन से रीजन में लाई करती हैं? इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। दीज लाइंस कम्स अंडर इंफ्रारेड रीजन। पास्चन के बाद अगर मैं नेक्स्ट लाइन की बात करूं तो वो है हमारी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू होती है वो 4 होती है, एंड n2 वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी, एंड दीज लाइंस आल्सो कम्स इन इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फुंड सीरीज। फुंड सीरीज के लिए n1 का वैल्यू होता है 5, और n2 का वैल्यू स्टार्ट होता है 6 टू इंफिनिटी। और ये सारी लाइंस भी कहां पर लाई करती हैं? इंफ्रारेड रीजन। ऑल दीज लाइंस आल्सो कम्स इनटू द इंफ्रारेड रीजन। एंड लास्ट आपकी जो सीरीज है अभी तक जो डिस्कवर्ड सीरीज है वो है हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज में n1 और n2 कितना हो सकता है? n1 इज इक्वल टू 6 एंड n2 इज इक्वल टू 7, 8 टू इंफिनिटी। और ये लाइंस भी कहां पर हमको मिलती हैं? इंफ्रारेड रीजन। तो ये पूरा नोट कर लीजिए। बामर के बाद हमारा आता है पेस्चन, ब्रैकेट, फोंड, हम्फ्री। अदिति, Yes, sir. आप मुझे बताओ कि पास्चन सीरीज में जो थर्ड लाइन होगी उसके लिए n1 और n2 का वैल्यू क्या होगा? Sir, third line will be N1 के लिए 3 होगा और N2 is 6. करेक्ट। कुशाग्र, कुशाग्र, जब मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूं तो ये हमेशा कॉल ही लीव कर देता है। बात करनी पड़ेगी इनके पेरेंट्स से। चलिए, एनीवे, तो ये था आपका सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑल पॉसिबल सीरीज। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको कराऊंगा भी वो सारे क्वेश्चंस जो आपको मेंस और एडवांस लेवल तक समझना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज और छोटी छोटी चीजें हैं, पहले वो हम सब खत्म कर लें यहाँ पर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस total number of lines observed during transition from n2 to n1।
जब आप एक N2 एनर्जी लेवल से N1 में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त हमें कितनी नंबर में एमिशन की लाइंस मिलती हैं, वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो उसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ लाइंस, एमिशन लाइंस। नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी मिलेंगी आपको यहाँ पर? फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1 टाइम्स N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिग्मा ऑफ N2 माइनस N1, समेशन ऑफ N2 माइनस N1। आपको सिग्मा एन का फॉर्मूला पता होगा ना, मैथ्स में आपको बताया गया होगा। सिग्मा एन इज एन प्लस 1 अपॉन 2 नंबर ऑफ, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ लाइन की जगह ऐसे पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर क्वेश्चन मेरा चेंज होके कुछ ऐसा आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से समझिए मैं क्या पूछना चाहता हूं, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड। जितनी आपको यहाँ पर लाइन ऑब्जर्व होती है, उतने ही नंबर में वहां पर फोटोन आपको मिलते हैं। तो अगर आपसे नंबर ऑफ फोटोन पूछा जाए फ्रॉम 6 टू N2 से N1 जाने में, या नंबर ऑफ लाइंस पूछा जाए, दोनों के लिए आपको एक ही चीज यूज करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस total number of lines observed during transition from n energy level to 1। जब n इज इक्वल टू 1 से ट्रांजिशन किया जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? द फॉर्मूला इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। नोट कर लीजिए यहां पर। हो गया यहां तक? चलिए, इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स मॉडल। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स मॉडल। देखिए, बोर्स मॉडल में आपको ऐसा बताया गया था, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन नाइदर एमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में होगा, तो वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपने आप, और ना ही एमिट करता है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस बाहर से कोई ऐसा एनर्जी का सोर्स हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर हाई टेम्परेचर वगैरह, अगर आप वहां पर पास करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि किसी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करेगा तो अपने से हायर लेवल में चला जाएगा, लेकिन वो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो हायर लेवल में जाएगा, लेकिन बाद में उसकी फिर से टेंडेंसी होगी कि वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करता है? कुछ एनर्जी वापस से एमिट करता है। ठीक है, अब वो कितना एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से एनर्जी लेवल में था और वहां से कहां पर वापस आया। लेट अस सपोज वो N2 में था और N1 में वापस आ गया। ठीक है, अगर वो N2 में था और N1 में वापस आ गया, तो उसके एनर्जीज का क्या डिफरेंस मिलेगा? अगर मैं N1 के लिए लिखूं ये चीज कि En1 इज इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला जो भी था आपके पास,
बड़ा वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला किसी को याद है? जरा देख के बताओ मुझे, 2.18 इंटू कितना होता? या एक काम करता हूँ, मैं इसको उससे कैलकुलेट करता हूँ, जो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला था एनर्जी का। सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला एनर्जी का कौन सा था, जो जिसमें बाद में हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू वगैरह रखी थी? मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो ई एन वन हमें मिलता है 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू दावर 4 k स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर एन वन स्क्वायर। ये हमारा ई एन वन मिल जाएगा। ये मैंने बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया, जिसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने बाद में लिखा हुआ है। तो इससे हम एन टू निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू दावर 4 k स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर एन टू स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप कर रहा है, तो वो कितने एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस से। यानी हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, En2 माइनस En1। तो इन दोनों की ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर आप जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा, जो चीज कॉमन है मैं उसको बाहर निकाल ले रहा हूँ, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू दावर 4 k स्क्वायर। ये तो इतना कांस्टेंट कॉमन था, नीचे से कितना कॉमन है, एच स्क्वायर। सिर्फ क्या चीज वेरिएबल है इस पूरे केस में, N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। सिर्फ इतना ही तो वेरिएबल है ना भाई? बोलिए। अच्छा, इस डेल्टा ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा ई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, hc/लैम्डा। तो यहां से हम अगर 1/लैम्डा निकालें तो 1/लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू दावर 4 k स्क्वायर डिवाइड बाई h³ c 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। ऐसा आपको रिलेशन मिल जाएगा। माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो ये 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, जितने भी कांस्टेंट हैं उन सारे कांस्टेंट्स को आप यहाँ पर एक जगह देख लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट देखिए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू दावर 4 k स्क्वायर अपॉन h³ c। इतना चीज कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट को जब सॉल्व किया जाता है तो ये हमें मिलता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। और बाकी का आपका जो ये जेड स्क्वायर है ये यहाँ पे बचा रहता है, और इधर से क्या बचेगा, 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। ये हमें यहाँ से 1/लैम्डा। तो आपने देखा वो जो हमने रेडबर्ग इक्वेशन वहां पर यूज किया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट, बोर्स मॉडल। तो बोर्स का मॉडल मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एक डेरिवेशन जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, ये आपके स्कूल में आता है कि बोर्स एक्सप्लेन बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल और डेराइव रेडबर्ग इक्वेशन फ्रॉम बोर मॉडल। तो आपको ये डेराइव करने को आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। अब हाँ जैसे सर। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं आगे जो नेक्स्ट चीज है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ
emission lines, B part, number of lines in UV region, number of lines in visible region, and D part है number of lines in infrared region. If electron jumps from n equals to 6 to n equals to 1. आप ट्राई करना चाहोगे कि पहले मैं बताऊं? देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वो तो आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है, आप उससे फटाफट निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट ए वाला पार्ट तो सब लोग मुझे निकाल के दिखाइए। ए पार्ट करिए जल्दी से। Sir, 15. 15 करेक्ट, बिल्कुल सही। किसी को 15 में कोई डाउट है तो पहले वही क्लियर किया जाए। नो डाउट, चलिए ठीक है। फिर आगे वाले पार्ट्स को कैसे किया जाता है? आगे वाले पार्ट्स को करने के दो तरीके हैं, या तो आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लीजिए या तो स्पेक्ट्रम लिख लीजिए। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाता है पहले मैं वो एक बार आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ये मैंने सारे ट्रांजिशन लाइन बना ली है। ध्यान से देखिए, अभी आपको सिर्फ देखना है और समझना है। ये है आपका n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3 को शो कर रहा है, ये 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है और ये n इज इक्वल टू 6 है। तो इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर है? 6th एनर्जी लेवल पे है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन 6th एनर्जी लेवल पे होता है और उसको आपने बोला है कहां पर आने के लिए? 1 पर आने के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। इलेक्ट्रॉन पहले जब चलता है तो पहले 6 से 5 पर आता है, फिर 6 से 4 पे जाता है, फिर 6 से 3 पे जाएगा और फिर 6 से 2 पे जाएगा और फिर 6 से 1 पे जाता है। यानी वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंचता, 6 से एक एक एनर्जी लेवल से पास होते हुए वहां पर रुकते हुए जाता है। इस तरह से 6 से 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 6 से 5 में जाता है ना, वहां से एक दूसरा ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है। 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2 एंड 5 टू 1। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही 4 पे आता है वहां से एक और ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, 4 से 3, 4 से 2 एंड 4 से 1। और जो जब इलेक्ट्रॉन 3 पे आता है तो वहां से एक नया ट्रांजिशन शुरू होता है, 3 से 2 और 3 से 1। और जब इलेक्ट्रॉन 2 पे आता है तो वहां से एक और ट्रांजिशन होगा, दैट इज कॉल्ड 2 टू 1। तो जब इलेक्ट्रॉन 6 से 1 की तरफ जंप करता है तो वो इतने ट्रांजिशन करता है। तो जरा इनको काउंट करिए, देखिए कितना आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाली थी 15। देखिए यहाँ से टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको कितनी मिल रही है? 15। ठीक है, इसी चीज को या तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिए और लिखिए, या फिर मैं इसको एक और आसान तरीके से बताता हूँ। इसी सेम चीज को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। 6 से हम लोग कहां पर जाते हैं? 6 से 5 पे जाते हैं, 6 से 4 पे जाते हैं, 6 से 3 पे जाएंगे, 6 से 2 पे जाएंगे और 6 से 1 पे जाएंगे। फिर जो 5 पे लाइन आती है वो 5 से पहले 4 पे जाती है, 5 से 3 पे जाएगी, 5 से 2 पे जाएगी और फिर 5 से 1 पे जाएगी। फिर जो 4 पे आएगा वो 4 से 3 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, 4 से 1 पे जाएगा। फिर जो 3 पे आएगा वो 3 से 2 और 3 से 1 जाएगा।
और लास्ट में जो 2 पे आएगा वो 2 से 1 जाएगा। तो यहाँ पर जितनी लाइंस दिख रही हैं इतने पॉसिबल यहाँ पर ट्रांजिशन होंगे, यानी इतने नंबर में फोटोन एमिट होंगे, यानी इतनी लाइंस आपको ऑब्जर्व होंगी। तो टोटल लाइंस आपको कितनी मिल गई? 15। पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 15। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट, नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन कौन से सीरीज के एलिमेंट, कौन से सीरीज के, कौन सी सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती थी? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या चीज फिक्स थी? N1 कितनी थी? 1। N1 1 है और N2 कैन बी 2 से लेके इंफिनिटी। तो यानी जितनी लाइंस 1 पर रिसीव हो रही हैं वो सारी की सारी हमारे लिए क्या है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। तो यहां पर देखिए जरा कितनी लाइन 1 पे रिसीव हो रही है? 1 2 3 4 5। अगर आप यहां से नहीं देखते, इससे देखते, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5। तो आंसर आ गया यहां से 5। फिर इसके बाद आता है हाउ मेनी लाइंस इन विजिबल रीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि विजिबल रीजन में कौन लाई करता है भाई? बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए N1 2 होता है और N2 कैन बी 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इंफिनिटी। तो अब यहां पर आप देखिए कि हाउ मेनी लाइंस कम्स इन N1 इज इक्वल टू 2, 1 2 3 4 लाइंस। या फिर आप यहां से देख लीजिए 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो गया 4। उसके अलावा जितनी भी लाइंस बची हैं वो सब इंफ्रारेड रीजन की होंगी, यानी 1 और 2 लाइन के अलावा 3 4 5 पे जितनी भी लाइंस आएंगी वो सब कहां पर होंगी? इंफ्रारेड रीजन। तो आप 15 में से ये 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको इंफ्रारेड रीजन मिल जाएगा। कितना आएगा भाई? 6। 15 माइनस 9 इज 6। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ लाइंस इन पर्टिकुलर रीजन कैलकुलेट करते हैं। और टोटल लाइन निकालने के लिए तो आपके पास हमेशा से फॉर्मूला है। टोटल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है, N2 माइनस N1। N2 कितना था? 6 माइनस 1 एंड N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे आपको आता है 50। तो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन किया है इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए भाई। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट का स्टेज है किसी के पास? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आज आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, राइट डाउन। फाइंड number of lines in ultraviolet and visible region when electron jumps from fourth excited state to ground state। चलिए सॉल्व करिए। नेक्स्ट है चलिए
इस वाले का आंसर है यूवी रीजन में टोटल आपको कितनी मिलेंगी 4 और विजिबल में कितनी मिलेंगी आंसर है 3। किसी को मुझे एक्सप्लेन करना है ये हाउ हुआ कैसे कंप्लीट हुआ ये किसी एनीवन वांट्स टू नो हाँ सर। कौन जानना चाहता है सर मैं तुम क्लास में लास्ट वाली में थे नहीं नमन ना हाँ तो फिर तुमको मैं बताऊंगा तो भी तुम्हें नहीं समझेगा तो पहले तुम्हें लास्ट क्लास वाला वीडियो देखना पड़ेगा फिर तुम समझ पाओगे ठीक है चलो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ionization energy of helium ion is 19.6 into 10 to the power minus 18 joule per atom. Calculate ionization energy of Li plus 2. Solve. इसको सॉल्व करिए सर हीलियम की हाइड्रोजन सॉरी रिपीट करो हीलियम हीलियम आयन की हाइड्रोजन ना इट्स हीलियम आयन मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया इट इज हीलियम आयन what transition in hydrogen spectrum what transition in hydrogen spectrum would have same wavelength as Balmer transition Balmer transition of n is equals to 4 to n is equals to 2 of helium ion spectrum. This is the next question. इसको आपको ट्राई करना है मैंने आपको घर से कुछ होमवर्क दिया होगा बामर सीरीज की फर्स्ट 4 लाइंस का वेवलेंथ फाइंड करने को बोला था हैव यू कंप्लीटेड सर बाकी है यू शुड कंप्लीट बिकॉज अगर आप
वो आज करके आते तो मैं आपको दिखा देता कि दोज लाइंस आर इन विजिबल रीजन। जब तक आप करके नहीं आओगे तब तक कैसे बताया जाएगा कि क्या है उसका। पहले आप क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो हो गए। ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लो, मुझे और क्वेश्चन आपको देने हैं। डन, कॉपी हो गया ये। सर लास्ट वाला कॉपी करना है। जल्दी करो, फिर मुझे और भी क्वेश्चन लिखने हैं। फिर एक बार मैं सारे क्वेश्चंस दे दूं, फिर आप लोग करिए, फिर मुझे वन बाय वन उनको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद इमीडिएटली हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। डन। चलिए, इतने क्वेश्चंस हैं, ये आप करिए। पीछे वाले आपने कॉपी कर लिए थे, ये वाले भी कॉपी कर लीजिए और फिर इनको सारे कर लीजिए। फिर मैं इनको ही वन बाय वन डिस्कस करूंगा। इनमें मैंने कोशिश किया है कि आपको पॉसिबिलिटी सारी जितनी पॉसिबल थी वो मैंने शो किया है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। नमन, हाँ सर।
मैं तुमको अभी लास्ट क्लास का वीडियो दे रहा हूँ, उसको तुम बैठ के देखो, ठीक है। हाँ किसका हो गया हो वो लोग अपने आंसर शेयर करिए, जिससे कि मैं आंसर की आपको दूं। आपने कंप्लीट कर लिया हो तो मुझे सॉल्यूशंस शेयर करिए, सो दैट आई कैन चेक। फिर मैं आंसर की शेयर करूंगा, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो वो बताऊंगा। कंप्लीट इट। वहां पर क्या रखना है, z इज इक्वल टू। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी का कोई डाउट, कोई कुछ डिस्कस करना चाहता हाँ है? सर, यही समझा। नहीं समझा। क्वेश्चन कह रहा है लेट न्यू वन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट। जब ये सीरीज लिमिट बोलता है मतलब ये इनफाइनाइट यानी लास्ट वाली लाइन की बात कर रहा है। सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन यानी लाइमन सीरीज की लिमिट क्या है, जो इन्फिनिटी से लाइन आएगी, उस लाइन की फ्रीक्वेंसी कह रहा न्यू वन है। and nu2 is frequency of first line of Lyman series and nu3 is frequency of series limit of Balmer। यानी बामर सीरीज की लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी nu3 दी हुई है। आपको इन तीनों में रिलेशन बनाना है, तो फटाफट जल्दी से लाइमन के लिए पहले लिखते हैं लाइमन सीरीज लिमिट। लाइमन सीरीज लिमिट विल बी n1 तो फिक्स होता है 1 एंड n2 विल बी इंफिनिटी। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट व्हाट फ्रीक्वेंसी फॉर एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पे ज्यादा एक्यूरेट होगा, मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं, इन प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेव नंबर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सब जगह बार लगा लीजिए। हाँ, तो n1 n2 ये तो सीरीज लिमिट हो गई, तो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट वेव नंबर इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, आर जेड स्क्वायर, बट हाइड्रोजन के लिए जेड वन होता है तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आर यूज कर रहा हूँ। आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके कितना आया है, आर आ गया, न्यू वन की वैल्यू आर आ गई, न्यू वन बार। फिर हमने न्यू टू निकाला, न्यू टू बार वो क्या आएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन के लिए आर एन वन का वैल्यू 1 होता है और एन टू का वैल्यू 2 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर n1 की जगह पर आपको लिखना है 1।
तो 1 में से 1/4 करेंगे, 3/4 आ जाएगा, 3r/4। तो न्यू 1 एंड न्यू 2 आपने फाइंड कर लिया है। देन अब आपको फाइंड करना है न्यू 3 बार। न्यू 3 बार क्या है? द वेव नंबर ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज। यानी यहाँ पर r रखना है, n1 की जगह पर 2 रखना है, और उसका सीरीज लिमिट मतलब इंफिनिटी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r/4। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दे, न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2। न्यू 1 न्यू 2 कितना दिया आपको? r में से अगर 3r/4 सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट व्हाट? r/4। इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको एवरी टाइम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ए ऑप्शन को इसी तरह से पुट करना पड़ेगा। ये समझा 6 क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, 7th। सर 7th में डाउट है। 7th वाले क्वेश्चन में कह रहा है द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट n इज इक्वल टू 4 to n is equals to 3 in a helium ion result in UV radiation. Then infrared radiation will be obtained in transition from this फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर यूवी रेडिएशन के लिए देखा जाता है तो n1 आपको पता है कि ऑलवेज फिक्स होता है फॉर यूवी रेडिएशन, यानी लाइमन सीरीज के लिए n1 आपका ऑलवेज फिक्स होता है 1, और n2 होता है आपका 2 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। तो यहाँ पर हीलियम आयन के लिए तुम्हें देखना है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1/λ फाइंड किया है फॉर यूवी रीजन। यूवी रीजन में आपको पता है कि R को R रहने दीजिए। Z क्या होगा हीलियम के लिए? 2। तो यहाँ पर Z² की जगह पे 2²। और ट्रांजिशन क्या है आपका? 1/3² से लेके 1/4 का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। n2 माइनस से n1 की तरफ, यहाँ पे n2 4 है और n1 3 है। फिर दूसरा आपको इसने बोला है कि इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन ट्रांजिशन फ्रॉम। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से सीरीज की लाइन इंफ्रारेड में आती है। तो लाइमन आता है अल्ट्रावायलेट, बामर आता है विजिबल, और पास्चन से शुरू होता है तुम्हारा क्या? पास्चन से क्या शुरू होता है? पास्चन से इंफ्रारेड शुरू होते हैं। तो अगर मैं पास्चन सीरीज को याद रखूं फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए अगर मैं पास्चन सीरीज की बात करूं तो पास्चन सर सीरीज के लिए इंफ्रारेड। सर हाँ बोलो। सर बामर सीरीज में भी होता है ना? नहीं, वो आप बोलते नहीं है, आप वहां पर उस चीज को कहते नहीं। जब सीरीज, ऐसी सीरीज से पिक करना जो सीरीज स्टार्ट ही हो रही है कहाँ से? इंफ्रारेड से, उसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। कहीं पर भी अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा होता है बामर के लिए विजिबल। तो इंफ्रारेड का शुरुआत कहाँ से होगा? 3 से स्टार्ट होगा, 3 से 4 के लिए। ये मैंने किसके लिए निकाला है? हाइट फॉर हाइड्रोजन एटम, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारे यहाँ किसके लिए बोला गया है? हीलियम एटम्स के लिए। क्वेश्चन में हीलियम्स के लिए बोला गया है। हीलियम के लिए आपको आइडेंटिफाई करने को बोला गया है।
तो हीलियम के लिए अगर मैं यही इक्वेशन लिखूंगा फॉर हीलियम, तो हमारे पास R रहेगा Z की वैल्यू 2 का स्क्वायर। लेकिन हमें ट्रांजिशन नहीं पता ही, हाइड्रोजन के लिए तो हमें ट्रांजिशन पता था कि इट इज 3 and 4। हाइड्रोजन के लिए हमें ट्रांजिशन बता दिया, पता होता है कि इंफ्रारेड कहाँ पर मिलेगा फॉर पास्चल सीरीज, लेकिन हीलियम के लिए कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता है। तो इसको, ये हमारे लिए अननोन है, इसको हमने लिख दिया n1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमें ये n1 और n2 फाइंड करना है। ये हमने फाइंड किया है फॉर हीलियम एटम। तो अगर ये दोनों ये हाइड्रोजन एटम वो है जहां पर इंफ्रारेड शुरू होता है, और हीलियम के लिए जहां पर इंफ्रारेड मिलेगा ये, तो इन जहां पर इंफ्रारेड मिलेगा वहां पर ये दोनों ही वेवलेंथ सेम आएंगी। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, वी कैन इक्वेट देम, वी कैन इक्वेट देम। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दे, या फिर ऐसे कर दे कि दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए, बेटर रहेगा कि इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करते हैं। तो दोनों को हमने कंपेयर बोथ इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं, और इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में दोनों को हमने कंपेयर किया, R 9 4 इस 2 स्क्वायर को अगर मैं अंदर ले जाऊं, इस 2 स्क्वायर को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ले जाता हूं, तो वो 2 का स्क्वायर इधर और ये 2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा अंदर, इस तरह से। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो R चला जाएगा, और ये जो आपका 4/n1 स्क्वायर है, ये इक्वल मिलेगा 9 के 1/9 के बराबर, और ये 4/n2 स्क्वायर है, ये वैल्यू इक्वल मिलेगी हमें 1/4 के। तो यहाँ से हम लोग n1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये मिलेगा 36 का स्क्वायर रूट 6, और यहाँ से ये 4 क्रॉस 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, सॉरी ये 16 है, ये मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर, इट इज 16 क्रॉस 4 कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8। इस तरह से आपका 8 and 6 आएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन था। उसमें भी आपको ऐसे दो, एक ही चीज के लिए वेवलेंथ फाइंड करनी थी, और वो दोनों वेवलेंथ सेम होगी, जिनकी वेवलेंथ सेम होगी उनके कोएफिशिएंट भी सेम होंगे। तो मैंने बस इन दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको इक्वेट कर दिया है और हमें ये आंसर मिलता है। एट्थ वाला क्वेश्चन, हाँ सर, 8 एट्थ नहीं आया, नहीं। इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज हिट बाय अ फोटोन हैविंग इलेक्ट्रॉन टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, उसके ऊपर एक फोटोन डाला गया,
फोटोन से उसने एनर्जी क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, और कहां पर जंप करके चला गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन क्या होता है, 4 होता है। तो बस आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, उन दोनों के फर्स्ट और फोर्थ के बीच का एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, बस आपको इतना ही करना है। तो फर्स्ट और फोर के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, अगर आप जूल में कैलकुलेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके ऊपर डिपेंड है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इट विल बी एडवाइज्ड कि आप उसको जूल में कैलकुलेट करो। तो जूल में फॉर्मूला क्या होता था, 2.18 इंटू 10⁻−18 और जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था। तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 हो जाएगा, और N1 आपका यहाँ पे कितना दिया गया है 1, और N2 कितना दिया गया है 4। यहाँ पर वो वैल्यूज रख दो, आपको चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा। एक से फर्स्ट से फोर्थ शेल में जाने पर मेरे पास यहाँ पर आंसर है, मैं आपको वो डायरेक्ट बता रहा हूँ, सॉल्व करने पे आपको इतना आएगा। लेकिन ये क्या आया है, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 to 4, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एच से डिवाइड करना होगा इसको। तो 2.04 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई एच, एच कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻34। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आता है 3.08 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये हुआ फर्स्ट वाला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स टू द सेकंड ऑर्बिट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड एंड एब्जॉर्ब। तो अब पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कहा गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर वहां से उसने एनर्जी लूज किया और लूज करके कहां पर आ गया, सेकंड ऑर्बिट। तो अब ट्रांजिशन किसके बीच में हो रहा है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 के बीच में हो रहा है। तो अब अगेन हम डेल्टा निकालेंगे यहाँ पर, अगेन डेल्टा ई, बट इस बार वो डेल्टा ई किसके बीच का होगा, E4 से E2 के बीच में। जब वो एनर्जी ड्रॉप कर रहा है तो कहां पर जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है। तो अब वापस सेम वही फॉर्मूला आपको पूरा यूज करना है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, तो हमको न्यू निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाई एच। तो डेल्टा ई आपका है 4.08 इंटू 10⁻⁻19, और हमारे पास एच कितना है यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको जब पूरा सॉल्व किया जाता है तो ये हमें मिलता है कितना, 6.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। समझा कैसे करना है। हाँ सर। इसके बाद क्वेश्चन था आपका ये वाला क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन किसी को बताना है, टेंथ हाँ सर। 10th। टेंथ टेंथ वाले को देखिए, आपसे ऐसा बोला गया है कि हीलियम आयन है, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और क्या बनाया है, हीलियम आयन। दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर से लूज किया और क्या बनाया इसने, He+2, है ना, यही तो कर रहा है ये।
अच्छा मुझे उल्टा लिखना है, उल्टा है, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, निकालना नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन जूल्स व्हेन अ डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन, आयंस पहले ये आयनाइज था, इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हमें क्या देगा, He+ देगा, फिर अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हमें क्या देगा, He दे देगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट, यानी हमें यहां से यहां जाने के लिए टोटल एनर्जी का चेंज निकालना है, ठीक है। Hi+2 से He तक जाने के He+2 से He तक जाने के लिए हमें टोटल कितने एनर्जी का चेंज होगा वो निकालना है। क्वेश्चन में देखो हिंट आपको दिया है, क्वेश्चन हिंट ये दिया है कैसे सॉल्व करना है। हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट, इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज गिवन। यहाँ पर इसने बताया है कि क्वेश्चन को आपको कैसे जाना है, आपको सिर्फ यहां से यहां तक का एनर्जी चेंज बताना है ना, तो चाहे आप यहां से यहां निकालो या यहां से यहां निकाल दो, एक ही बात होगी। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, एक बार पहले ये यहां पे जाएगा, फिर यहां से यहां पर जाएगा, यहां से यहां पर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1, और यहां से यहां में जब जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 2। और अगर हम इन दोनों एनर्जीज को कैलकुलेट कर ले तो वही एनर्जी होगी जो यहां से यहां जाने के लिए होगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दिया। अब ओनली थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, आपको कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कैसे करेंगे, देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू आपको दे दी गई है, क्यों, क्योंकि बोर्स का मॉडल इस हीलियम के ऊपर नहीं लगेगा। आपका ये जो हीलियम है, बोर मॉडल नॉट एप्लीकेबल इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर बोर मॉडल नहीं लगेगा। लेकिन इसके ऊपर तो बोर का मॉडल वर्क कर सकता है ना, बोलिए भाई, ये लाइन समझ में आ रही है। हाँ सर। इसके ऊपर तो बोर्स का मॉडल वर्क करेगा, अब इसके ऊपर बोर्स का मॉडल वर्क करेगा, दैट मींस इसके ऊपर इस वाले पार्ट की एनर्जी निकालने के लिए हम लोग बोर मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला क्या होगा, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी। तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती थी, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी जो होती थी उसी को यहाँ पर IE2 में लिख रहा हूँ। वो था आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/N² इन जूल। तो अब आपके पास यहाँ पर 2.18 इंटू 10⁻⁻18, हीलियम का Z होता है 2, तो Z का 2 का स्क्वायर, और इस स्टेप के लिए N = क्या हो जाएगा, 1। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां में एक्सचेंज कर रहा है, तो यहां से हमने क्या निकाला है, IE2। इसको पूरा सॉल्व करो तो ये आता है 8.68 इंटू 10⁻⁻18 जूल। हमारे पास IE2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी रिलीज्ड इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कर दीजिए, IE1 प्लस IE2। IE1 और IE2 दोनों का वैल्यू आपको मिल चुका है, सिंपली ऐड कर दीजिए, 3.4 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 8.68 इंटू 10⁻⁻18। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 90.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है भाई।
तो ये हमने आपको आज जो प्रैक्टिस कराया है, दिस इज फॉर बोर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट आप जब अभी बुकलेट करोगे तो आपको बहुत सारी नई वैरायटी भी देखने को मिलने वाली है।